नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस शिक्षा गुरु टॉक शो। शिक्षा गुरु के फाउंडर और केमिस्ट्री के बहुत फेमस टीचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गुरु मेरे साथ रेड्डी सर जुड़े हुए हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि 10th ग्रेड आपका टर्निंग पॉइंट है, सो व्हाट इज द रीज़न? हाँ, एक्चुअली सर दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई बच्चों को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग अगर अच्छे कॉलेज में करना है तो ये बच्चों को IIT JEE एग्जामिनेशन क्लियर करना ही पड़ता। अगर हम कंपटीशन चेक करेंगे नीट के लिए तो मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करूँ। अगर ऐसा सोचेगा बच्चों को सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ बच्चे और पेरेंट्स सोचते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th दे कैन गिव द JEE एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। Of course it is okay, but अगर 11 से चालू करेगा उनको बहुत एडवांटेजेस देगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एडवांटेजेस होता है ना, ये आफ्टर 12th अगर प्रिपेयर करना चालू कर रहे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई हमारे पास एग्जाम्पल है क्या स्टूडेंट का जिसने बढ़िया परफॉर्म किया, अच्छे कॉलेज में है, और ऐसा कोई स्टूडेंट जो हमारे साथ 12th के बाद आया और उसने भी मेहनत करके अच्छा किया? उन्होंने 11th से ही उन्होंने प्रिपरेशन चालू किया JEE के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट ने क्या किया, हर दिन सिस्टमैटिकली 3 to 4 आवर्स ऐसे पढ़ाई की। और एक स्टूडेंट भी है, उन्होंने क्या किया 11th और 12th में कुछ नहीं किया। उन्होंने जिनके पास जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल अप्लाई किया है, फिर भी जितना बढ़िया रैंक मिलना चाहिए उतना बढ़िया रैंक तो नहीं मिला है। इसलिए अर्ली प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE टू क्रैक JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। फाउंडेशन प्रोग्राम्स का क्या रोल रहता है? मेन रोल यही होता है, फाउंडेशन का मेन रोल एक तो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माइंडसेट बनाना, नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग का एबिलिटी बनाना है, तीसरा पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट, और एक होता है एग्जाम स्ट्रेटेजी। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कभी भी छोटा छोटा चीज के बारे में मतलब करने सोचना नहीं है। ड्रीम बिग, हमेशा ड्रीम बिग होना ही चाहिए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस शिक्षा गुरु टॉक शो। आज के इस एपिसोड में हम लोग 10th के बाद जब बच्चे 10th एग्जाम कर लेते हैं उसके आगे JEE और नीट का प्रिपरेशन कैसे करें, एंड व्हाई शुड स्टूडेंट्स डू JEE एंड नीट प्रिपरेशन राइट आफ्टर द 10th एग्जाम, उसके बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। आज मेरे साथ शिक्षा गुरु के फाउंडर और केमिस्ट्री के बहुत फेमस टीचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गुरु मेरे साथ रेड्डी सर जुड़े हुए हैं। आई वेलकम रेड्डी सर। थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज का जो सेशन है, जो टॉक शो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स ऑल्सो, जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि 10th क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का जो फेज होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज इन देयर लाइफ। राइट सर, अभी सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाई इज 10th ग्रेड वेरी इंपॉर्टेंट? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 10th ग्रेड आपका टर्निंग पॉइंट है, सो व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज इट दैट 10th ग्रेड कौन टर्निंग पॉइंट है? बिल्कुल सर, एक्चुअली आफ्टर 10th एग्जामिनेशन 10th तक ऐसा होता है कि बच्चे मैथ्स, इथिक्स, साइंस एवरीथिंग उनको पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स एवरीथिंग, मैथ्स, बॉट, साइंस एवरीथिंग उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन आफ्टर 10 स्टूडेंट्स हैव्स टू सेलेक्ट इधर, अगर बच्चों के इंटरेस्ट है साइंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स ले सकते हैं, तो कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स। अगर कोई बच्चे को आर्ट्स भी ले सकता है। अगर कोई बच्चों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इनको क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स मेन स्ट्रीम होना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर डॉक्टर बनना है बच्चों को साइंस लेना पड़ेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री की। अगर कोई बच्चों को कॉमर्स में करना है, फॉर एग्जाम्पल CA बनाना है कुछ, तो इनको कॉमर्स वैसा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर हम देखेंगे, अगर कोई बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग अगर अच्छे कॉलेज में करना है तो ये बच्चों को IIT JEE एग्जामिनेशन क्लियर करना ही पड़ता है। अगर बच्चों को डॉक्टर बनना है तो बच्चों को JEE नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना ही पड़ता। अगर हम कंपटीशन चेक करेंगे, JEE में कम से कम ईयर में 15 लाख बच्चे देता है नियरली, और नीट के लिए तो मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम। लेकिन उतना सीट्स तो हाई, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो उतना सीट तो हाई है। तो बच्चे क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे सोचते हैं मैं 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करूं। अगर ऐसा सोचेगा बच्चों को सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है।
अगर बच्चों को अच्छे कॉलेज में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रिगरस प्रिपरेशन। early preparation is very important. मतलब right after 10 student has to, आप ऐसे कह रहे हो कि 10th के बाद सबसे पहले आप स्ट्रीम चूज करते हो। yes, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें एज पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आप 10th के बाद अपना स्ट्रीम चूज करते हो। 10th एग्ज़ाम के बाद कलर लाइफ इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड, आपने ये भी कहा कि 10th में जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और वो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन early चालू करना बहुत important है। सर आजकल बहुत पेरेंट्स ये बोलते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि 12th क्लास के एग्ज़ाम के बाद हम लोग एक 3 महीने का क्रैश कोर्स करेंगे और डायरेक्ट जी एग्ज़ाम देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 10th के बाद ही बच्चे शुरू करें। इस बात को हम कैसे सब लोगों के पास पहुंचा सकता है? तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 23 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट 3 या 4 पॉइंट बताएं। हाँ, एक्चुअली सर दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे और पेरेंट्स सोचते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th दे कैन गिव द जेईई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स इट इज ओके, बट अगर जो बच्चे 11th 10th के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th 11th से अगर कोई बच्चे जेईई और नीट के लिए तैयारी करता है, करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर 11th से चालू करेगा उनको बहुत एडवांटेजेस मिलेगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चुनके लिए, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एडवांटेजेस होता है ना, ये आफ्टर 12th अगर प्रिपेयर करना चालू कर रहे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले पॉइंट क्या होता है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यू कैन सी, अगर 10th एग्जाम चेक करो, 10 बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि जनरली टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन होता है बस वही क्वेश्चन आता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो आंसर है बस वही लिखो, आपको मार्क्स तो मिल जाएगा, 80-90% मार्क्स आसान से मिल जाएगा। लेकिन जेईई और नीट एग्जामिनेशन ऐसा कभी भी नहीं होता। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर बच्चों को टॉपिक्स में कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं है तो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। अगर अर्ली चालू कर रहे बच्चे तो क्या होगा, 2 इयर्स का टाइम मिलेगा। अगर 10th खत्म होने के बाद इमीडिएटली अगर बच्चे चालू कर रहा है, उनको 2 इयर्स तक टाइम मिलेगा टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि जितने भी जब से कठिन मिले बड़ा इम्पोर्टेंट कंपेयर टू 3 months 2 years यस टाइम ऑन। यू कैन सी, अगर कोई बच्चे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 11th एंड 12th अगर 3 मंथ 6 मंथ है तो 1 ईयर में सीखना है तो बहुत ही डिफिकल्टी है। अगर 2 इयर्स अगर टाइम है उनके पास, बहुत अच्छे से मतलब क्या ना इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, अगर केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है लाइक फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आंसर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड में जो भी है तेरी वो लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जेईई एग्जामिनेशन में कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरेटिकल का एप्लीकेशन बाद आता। बच्चे ये कब कर सकता है, अगर बच्चों को कॉन्सेप्चुअली 100% क्लैरिटी है तो ही कर सकता है। दरअसल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए बच्चों को टाइम चाहिए। ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड वन इज प्रेशर, क्योंकि देख लीजिए अगर कोई बच्चे 12th में जाने के बाद जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, 12th में क्या होता है, इनका बोर्ड एग्जामिनेशन भी होता है, बोर्ड्स का प्रैक्टिकल भी होता है, रिकॉर्ड भी सबमिट करना पड़ता है, और इसके बाद इमीडिएटली जेईई मेंस एग्जामिनेशन होगा, रिक्सोन एब्रॉन्स होगा, नहीं तो नीट के लिए तैयारी करे तो नीट एग्जामिनेशन होगा। मतलब 1 ईयर में सब कुछ एक ही साथ में आ जाएगा, तो ये बच्चे नहीं कर पा रहे। इस वजह से बच्चे फ्रेशर फील हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि अरे मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर देता। ऐसे भी होता है ना कि अगर आप 1 ईयर ड्रॉप लेके करोगे, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि 12th के बाद मैं 1 साल ड्रॉप लेके करो, तो उसमें अलग प्रेशर हो जाता है कि ऑलरेडी आपके 2 साल चले गए, आपके दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले गए और आप अपना 1 ईयर करियर का। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों पर सिर्फ ये प्रेशर नहीं है, 1 ईयर का टाइम वापस लाना प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई अगर बच्चे 10th खत्म होने के बाद अगर इमीडिएटली 11th से ही चालू कर रहे तो ये एडवांटेज होता है। और एक भी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट का जो एग्जाम होता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप कितने उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर बच्चे फॉर एग्जाम्पल ओनली 12th खत्म होने के बाद या 12th में आने के बाद अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका ये 1 ईयर टाइम रहेगा, लेकिन उनको बोर्ड एग्जामिनेशन भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, जनरल्स भी लिखना पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है। इसका वजह से मुश्किल से 1000 to 2000 क्वेश्चन ही कर सकता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर या तो बायोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर दो बच्चे 11th क्लास में ही अगर बच्चे चालू कर रहा है, अगर हर दिन 3 to 4 आवर्स, अगर स्टार्टिंग में 3 to 4 आवर्स और
हर दिन सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे टाइम ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली मिनिमम टू मिनिमम विथिंग 11th एंड 12th का टाइम पे मिनिमम 25,000 क्वेश्चन वो कर सकते। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बच्चों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा कॉन्सेप्चुअल उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ये पर जेई नीट प्रिपरेशन इज कंप्लीटली अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एप्लीकेशन पार्ट। अगर क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। सिर्फ क्लैरिटी नहीं है, आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए। एप्लीकेशन करना है तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे आपको कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग करोगे, एप्लीकेशन में भी आपको इतना स्ट्रांग होल्ड आ जाएगा, Okay. आपको सक्सेस मिलना आसान हो जाए। तो इसके लिए आप ये कह रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट है कि प्रेशर कम से कम होता है, एंड थर्ड पॉइंट इज डूइंग ए गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि अभी इंजीनियरिंग एग्जाम देना है, पर एग्जाम जे एग्जाम देना है, रीड एग्जाम देना है तो दे सकते हैं 1 ईयर करने के बाद भी। लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चों को मिल सकता है लेकिन क्या इतना अच्छे रैंक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग या मेडिसिन करना है तो रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग आईआईटीज में करना तो 1 ईयर प्रिपरेशन इज नॉट सफिशिएंट। अगर कोई बच्चों को नीट में है, उनको फॉर एग्जाम्पल एम्स में करना है, एम्स में अगर जाना है तो बच्चों के लिए 1 ईयर नॉट एट ऑल सफिशिएंट। क्योंकि इंडिया में टफेस्ट एग्जामिनेशन क्या है, एक तो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, एक तो है जेई एग्जामिनेशन, नेक्स्ट वन इज नीट का एग्जामिनेशन। अगर इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास डेफिनेटली टाइम होना ही चाहिए। राइट, ओके सर। सो सर, आपको ऐसा कोई हमारे पास एग्जांपल है क्या स्टूडेंट का जो कि हमारे साथ 2 ईयर को लर्न किया है, जिसने बढ़िया परफॉर्म किया, अच्छे कॉलेज में है, और ऐसा कोई स्टूडेंट जो हमारे साथ 12th के बाद आया और उसने भी मेहनत करके अच्छा किया, और इन दोनों में जो 2 इयर्स वाला प्रोग्राम का स्टूडेंट है, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर आपके पास रहेगा तो आप शेयर करेंगे तो सबको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। सर आपने एक सही सवाल पूछा है, बिल्कुल सर। एक्चुअली ये कहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बस, नहीं वो तो है, राइट। लेकिन एक स्टूडेंट का नाम बोलना है तो एक स्टूडेंट है ओम बोल के, एक स्टूडेंट है, ओम है नाम उनका। ओके। उन्होंने 11th से ही उन्होंने प्रिपरेशन चालू किया जेई के लिए, ओम महत्रे। ओम मैत्रे। लेकिन वो स्टूडेंट ने क्या किया, हर दिन जिस दिन पे हमारा क्लासेस चालू हुआ उस दिन से सिस्टमैटिकली 3 to 4 आवर्स ऐसा पढ़ा की स्टार्टिंग से। बाद में धीरे धीरे उन्होंने 1 आवर ऐसा टाइम बढ़ा दिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th ऐसा हो गया कि जेई एग्जामिनेशन को बहुत आसान हो गया और उन्हें बहुत बढ़िया मतलब कहना जेई मेंस अच्छे से रैंक मिल गया उनको, और उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब इंजीनियरिंग का जो है अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। और एक स्टूडेंट भी है, उन्होंने क्या किया 11th और 12th में कुछ नहीं किया उन्होंने, और सीधा 12th खत्म होने के बाद ड्रॉपर बैच में है, ठीक है, मतलब रिपीट किया उन्होंने। लेकिन उनका पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन टाइम कितना है, जस्ट काउंटा 1 ईयर का, 1 ईयर भी नहीं है, प्रैक्टिकली बात करना है 8 months है ना, 8-10 मंथ्स में। जिनके पास जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल अप्लाई किया है, फिर भी जितना बढ़िया रैंक मिलना चाहिए उतना बढ़िया रैंक तो नहीं मिला है। इसलिए early preparation is very very important for JEE to crack JEE and NEET examination। राइट। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं हम। जी सर। सर मुझे ये बताओ कि फाउंडेशन प्रोग्राम्स का क्या रोल रहता है जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपने कहा ओम महत्रे जो कहा था आपने, जिसका नाम आपने लिया था, तो सर उसने किया फाउंडेशन करने से। क्या ओम महत्रे अभी जो एनआईटी जमशेदपुर गया, अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्या वो आईआईटीएन बन पाता? तो आप बताइए कि फाउंडेशन प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट रहता है। जी सर, फाउंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के, क्योंकि फाउंडेशन में क्या होता है, मेनली कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, सेकेंडरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माइंडसेट तैयारी करना, मेन रोल यही होता है फाउंडेशन का। मेन रोल एक तो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माइंडसेट बनाना होता है। इसके लिए बच्चे को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग का एबिलिटी बताना है। तीसरा पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट, और एक होता है एग्जाम स्ट्रेटजी। अगर बच्चों को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एबिलिटी बढ़ जाता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है बच्चे, ऑटोमेटिकली ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में बात करूँ ना, तो कोई सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आप जो भी फिजिक्स में वर्क और एनर्जी, ना तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी टॉपिक है,
आप पहले क्या कर सकते हैं एज ए टीचर क्लास में, पहले कॉन्सेप्ट समझा देना। कॉन्सेप्ट समझ में आते बच्चों, सिर्फ तेरे सीखने से कुछ नहीं हो, वो कॉन्सेप्ट समझना है और इनको अप्लाई भी करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद क्या ऑटोमेटिकली बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अपना आप उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम का माइंडसेट बच जाता है। और इम्पोर्टेंट एक होता है टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों एग्जाम बहुत लिमिटेड टाइम का रहता है। यस, अभी से हम क्या कर रहे हैं बच्चों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है विद इन द टाइम। अगर सेम पेपर अगर 4 आवर्स 5 आवर्स टाइम दे देंगे तो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है शायद, लेकिन विद इन 3 आवर्स का टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना है तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग होता है। ये फाउंडेशन में क्या होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होता है और इसके साथ टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया। दैट्स ऑल फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट। देयर आर सो मेनी किड्स जिन्होंने कुछ फाउंडेशन में नहीं है, उन्हें अच्छे से एनआईटीज में चला गए, लेकिन अगर ये बच्चे थोड़ा सा फाउंडेशन से ही अगर अच्छे से किया होता तो शायद मतलब कहना एनआईटी से अलावा आईआईटीज में जा सकता है और द बेस्ट आईआईटी के साथ बेस्ट ब्रांच के साथ भी जा सकता। सो फाउंडेशन प्रोग्राम आप कह रहे हो कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। एक अपना टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कॉन्सेप्शन क्लैरिटी, और तीसरा एग्जाम स्ट्रेटजी, और चौथा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ सर, तो जैसे हमने फाउंडेशन का डिस्कस किया, अब लोग ये भी कह सकते हैं ना कि फाउंडेशन जो बच्चा करता है वो धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते जाता है और लॉन्गर टाइम पीरियड वो प्रिपरेशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th खत्म हो गया, उन्होंने एग्जाम ले गया, बट अभी वो कंफ्यूज रहता है, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करेगा। सर आपके उन बच्चों के लिए कुछ वाइज वर्ड्स रहेंगे प्लीज करके। बिल्कुल सर, माई सजेशन इज वेरी सिंपल। करियर में मतलब फ्यूचर में क्या करना है उससे कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाथ तो क्लियर होना चाहिए। लाइक अगर आपको मैथ्स साइंस में इंटरेस्ट है, इंजीनियर या डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विथ फ्रॉम 11th onwards। ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताना है तो हमारा स्टूडेंट्स है, उन्होंने 11th में ही मतलब उनका जेई के लिए तैयारी की, और एक स्टूडेंट है लास्ट ईयर का हमारा एक स्टूडेंट, उनको पहले से पता है उनको डेंटिस्ट्री बनना है। उन्होंने क्या किया, जस्ट 11th से ही चालू किया प्रिपरेशन। 11th आउट J1 से उन्होंने क्या किया, 11th में ही उन्होंने चालू किया और उनको 11th और 12th में प्रैक्टिस किया। इसका वजह से उनको बहुत अच्छे से मतलब कहना सीख मिल रहा, अच्छे कॉलेज में सीख मिल रहा, दोनों इंजीनियरिंग और डॉक्टर बन गया। सिर्फ वो एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को वो कभी कभी बोलते हैं सर मुझे साइंटिस्ट बनना है। मैं पूछता हूँ कभी कभी बच्चों क्या करना चाहते हो, सर मुझे साइंटिस्ट बनना है, इसो में करना है, नहीं तो नासा में जाना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। भाई ये तो है करियर की बात की ना, तो लेकिन वो शरण तक जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, 11th से ही आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होना चाहिए। दरअसल अभी आपको क्या करना चाहिए, अर्ली प्रिपरेशन चालू करना चाहिए फ्रॉम 11th onwards। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलते, स्मार्ट वर्क एंड राइट गाइडेंस से ही बच्चों को सक्सेस मिलता है। स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, राइट गाइडेंस भी होना चाहिए, साथ में बच्चों का हार्ड वर्क भी ऐड होना ही चाहिए, तभी बच्चों को सक्सेस मिलता है। अदरवाइज सक्सेस मिलना आज का डेट में इतना कंपटीशन में। ओके, तो सर क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जो कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में उतना सक्सेसफुल नहीं है बट मेहनत करके उन्होंने सक्सेस पाया? अब ऐसा एग्जाम्पल तो है, लेकिन एक स्टूडेंट है मेरा, अभी का नहीं है, 2003 का स्टूडेंट है, तो उस टाइम पे बच्चों को एग्जैक्टली क्या करना आइडिया नहीं है। तो सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरा करियर भी जब मैंने 10th खत्म किया मुझे मैथ्स में 100 मार्क्स आ गए थे, बट मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके, तो मैं मेडिकल में जाने के लिए सोच रहा था, बट मेरे मैथ्स टीचर मेरे घर पे आए ओके, और उन्होंने कहा कि सर ये बच्चा अगर मैथ्स में ही करेगा तो फिर वो आगे जाकर डॉक्टर बनेगा तो भी वो मैथ्स कहीं कैलकुलेशन करता बैठेगा। तो ओके, वो उन्होंने मुझे पुश किया और उसके बाद मैं मेहनत करके, इट वाज नॉट इजी, मुझे भी जेई की प्रिपरेशन के बारे में 10th के बाद ही पता चला, तो इट वाज नॉट इजी बट आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसने आप तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बन गया मेरे लिए बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली आपने 10th के बाद आपने जेई की प्रिपरेशन चालू किया, बट आपने ऑल इंडिया में 374th रैंक 375th रैंक लाया। इट इज नॉट ए जो प्राइज, लेकिन ये अगर आपने 12th के बाद अगर चालू करा तो पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपने 10th होने के बाद आपने चालू किया, इसका वजह से आपको ऑल इंडिया
एडवांस में 376 से आ गया। ये स्टूडेंट वैसा है, मतलब उनको एग्जैक्टली क्या करना है उनको रीजन नहीं दिख रहा। एक तो क्लियर है उनको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज गुड एट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एवरीथिंग, बट इनको मेनली केमिस्ट्री में वो ये करना चाहिए था। मैंने क्या किया, बाद में एंट्रेंस एग्जाम लिखा है, उनको केमिस्ट्री में ऑल इंडिया में अच्छा रैंक मिलता है और अच्छे कॉलेज में उन्होंने एनआईटी वाराणसी से किया उन्होंने केमिस्ट्री। और एक मेरा ब्रदर इन लॉ भी है वैसा ही, उनको एक्सेल इन इंजीनियरिंग तो किया है एक नॉर्मल कॉलेज, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं मिला उनको। फिर उन्होंने क्या किया, एमटेक किया है आईआईटी से। नाउ ही इज इन ईस्टर्न, ये बड़े अच्छे पोजीशन में है। So success is not just 1 year, 2 years, but it is defined by hard work Hard work. together. इसमें सिर्फ हार्ड वर्क कोई है, एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट बात होता है कि टाइम, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना भी जरूरी है। इसके साथ स्मार्ट वर्क को ऐड होना भी जरूरी है, और राइट डिसीजन के साथ प्रॉपर गाइडेंस भी बच्चों को मिलना ही चाहिए, तभी बच्चों को सक्सेस मिलना पॉसिबल होता है। ओके सर, बढ़िया इंसाइट्स मिले आज इस एपिसोड के अंदर। हमें 10th का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहले क्यों प्रिपेयर होना चाहिए, फाउंडेशन कैसे हेल्प करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स को भी अपने बच्चे एडवाइजेस दिए। सर, एज ए वेल विशर फॉर स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि शिक्षा गुरु में पीछे यहाँ पे एनरोल, शिक्षा गुरु में जैसे आपने बातें कही 11th एंड 12th में हम बच्चों पे करते हैं, उनके साथ 11th से लेके 12th के IITs या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाने तक हम उनका मेंटरिंग भी करते हैं। तो इसके लिए वी एक शिक्षा गुरु वी आर वेरी हैप्पी टू टेल ऑल द पेरेंट्स दैट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस टुडे, आज जो भी हमने डिस्कस किया ये सब बातें हम यहाँ शिक्षा गुरु में इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जरा सर एक्चुअली एक बच्चों के लिए मेरा हमारे तरफ से एक सिंपल मैसेज है, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कभी भी छोटा छोटा चीज़ के बारे में मतलब करना सोचना नहीं है। ड्रीम बिग, हमेशा ड्रीम बिग होना ही चाहिए, बड़े बड़े सपने देखना ही चाहिए। और इनके लिए क्या करोगे आप, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। अगर आप अर्ली चालू करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाए। ओके सर, थैंक यू फॉर दोस काइंड एंड वाइज वर्ड्स। एंड आज का ये एपिसोड यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं शिक्षा गुरु टॉक शो। अगले एपिसोड के अंदर हम फिर से आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।